Hello student, this is Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is DBMS. We have already started our fifth chapter. Okay, so we will going to see the part 2 of our fifth chapter, that is relational database design. In this video we will going to see normal forms, that is first NF, second NF, 3NF and BCNF. So let us continue. So normal forms, normalization is different from decomposition. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डीकम्पोजिशन की प्रोसेस देखी थी. तो डीकम्पोजिशन ये एक अलग पार्ट है और नॉर्मलाइजेशन ये एक अलग पार्ट है. तो दोनों अलग अलग पार्ट है. पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरा डीकम्पोजिशन के ऊपर ही एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है और अभी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम लोग ये वीडियो पूरी सॉल्व करेंगे और प्लस एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे. Decomposition does not abide by any formal rules, whereas normalization does. Normalization के अंदर हम लोग rules use करेंगे जो decomposition के अंदर हमने नहीं किए. When we apply a normalization rule, the database design takes the next logical form called as normal form. So we will going to apply this today. नाउ सी दिस अटोमिक फील्ड एंड नॉन अटोमिक फील्ड जो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखी थी, फर्स्ट पार्ट में फिफ्थ चैप्टर के. सो अटोमिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जो सब पार्ट में फिर से नहीं डिवाइड कर सकते हो आप, वो उसे कहते हैं अटोमिक फील्ड. फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर जो है, रोल नंबर आप फिर से सब पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हो बिकॉज इट इज ए अटोमिक फील्ड. ठीक है, लेकिन अगर आप एड्रेस का एग्जाम्पल लो तो आप एड्रेस को सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लाइक स्ट्रीट, स्टेट, फिर लोकेशन, फिर नेक्स्ट आपका पिन कोड. ठीक है, कॉलोनी, स्ट्रीट, हाउस होल्ड नंबर, फ्लैट नंबर, ये सब पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो. तो उसे बोलते हैं नॉन अटोमिक फील्ड. आया समझ में अटोमिक और नॉन अटोमिक फील्ड का मतलब? We will start with any database it has unnormalized relationship into the unnormalization relationship with any contain some atomic and non atomic field also. अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नॉन नॉर्मलाइजेशन के अंदर अटोमिक और प्लस अनअटोमिक फील्ड दोनों टाइप की फील्ड प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो. अब हमारे पास एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट नाम का एक टेबल है. तो स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर रोल नंबर, कोर्स, प्रोफेसर, स्पोर्ट्स नेम, स्पोर्ट्स कोड और एग्जाम, ऐसे करके हमारे पास हमारा डेटा प्रेजेंट है. इन दिस रिलेशन द फंक्शनल डिपेंडेंसी आर. अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी चूज करेंगे. फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एक कॉलम दूसरे कॉलम के ऊपर किस वे में डिपेंड है. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट कोर्स, तो यहाँ पे कोर्स जो है वो डिपेंड होता है प्रोफेसर के ऊपर. स्पोर्ट्स कोड जो है वो डिपेंड होगा स्पोर्ट्स नेम के ऊपर. रोल नंबर है वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट देखो, Here the exam field contain exam code. अब यहाँ पे ये जो एग्जाम फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम फील्ड जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, नॉन अटोमिक एंड अटोमिक फील्ड. तो यहाँ पे एग्जाम जो है हमारी वो नॉन अटोमिक फील्ड है, क्योंकि एग्जाम कोड जो है वो वहाँ पे डिवाइड होगा. सब्जेक्ट कोड, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, सेकेंड कोड मार्क्स, यहाँ पे नेक्स्ट होगा एग्जाम टाइमिंग, ये पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. This relation is unnormalized as it contains some non-atomic field. It does not contain a key which uniquely identify all other attribute or each tuple of given relation as shown. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे टेबल नेम है हमारा स्टूडेंट, तो यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, ये देखो रोल नंबर, कोर्स, प्रोफेसर, नेक्स्ट है सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स कोड, यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है. प्लस यहाँ पे ये जो एग्जाम का टेबल, एग्जाम का जो कॉलम है वो यहाँ पे नॉन अटोमिक फील्ड में डिवाइड हुआ है, तो वो नॉन अटोमिक फील्ड के अंदर डिटेल्स प्रोवाइड किए. बट एज यू कैन सी दिस टेबल, यहाँ पे आधी ही इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है. ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अननॉर्मलाइजेशन. क्या है ये, अननॉर्मलाइजेशन या फिर अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म. फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म अब हम यूज करेंगे और इसका मीनिंग देखेंगे क्या है ये. द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इज देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होंगे. ऑल द कीज एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड, हर एक की एट्रीब्यूट डिफाइन की जाएगी.
ऑल एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, यहाँ पे प्राइमरी की प्रेजेंट होगी. अ रिलेशन इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन ऑल फील्ड आर ऑटोमिक, तो यहाँ पे ऑटोमिक फील्ड ही प्रेजेंट होगी. इन अदर वर्ड ओनली वन वैल्यू इज एसोसिएटेड विद ईच एट्रीब्यूट. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हर एक वैल्यू जो प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो वहाँ पे एसोसिएट होगी ईच एट्रीब्यूट के साथ. A database scheme is in one NF if every relation schema included in the database schema in first NF. For example, above relationship student can be replaced by a new relation n student as shown. तो सॉरी, अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने रिप्लेस किया है, आप लोग को दिख रहा होगा सबको. एग्जाम हमने हटा दिया है, एग्जाम के जो सब फील्ड्स थे वो हम लोगों ने लिए हैं, रोल नंबर हम लोगों ने पूरे लिए हैं, कोर्स लिया है, प्रोफेसर नेम पूरा फिल किया है, स्पोर्ट्स दिया है, ठीक है, स्पोर्ट्स कोड नेम स्पोर्ट्स का, एग्जाम डेट, कोड, मार्क्स, ठीक है, सेकंड स्कोर्ड मार्क्स, ये सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट एनएफ में यहाँ पे फिल हुई है, इंफॉर्मेशन सारी डिटेल टेबल में प्रेजेंट है. Now let us see what is second NF. A database schema is in second normalization form if every relation schema included in the database schema is in second normalization form. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर हर एक रिलेशन जो भी प्रेजेंट है वो इंक्लूड करेगा अपने आप को डेटाबेस के अंदर, प्लस वो लिंक होगा सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के साथ साथ. So we go through all the field, we can see the sports name is only dependent on the sports code, exam date, maximum marks and scored marks are dependent upon the subject code. So by the method of decomposition we have the following three table. तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेशन करेंगे टेबल्स का. फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो नॉन एटॉमिक फील्ड थी वो हटा दी, ठीक है. नेक्स्ट अभी हम सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, जो सब टेबल्स थे हम लोगों ने वो फाइंड आउट किए, वो सब टेबल्स फाइंड आउट करने के बाद वहां पे प्राइमरी की कहाँ पे प्रेजेंट है वो हम लोग लिखेंगे. सो सी दिस, हमारे पास स्टूड नाम का एक टेबल बनेगा जहाँ पे रोल नंबर, कोर्स और प्रोफेसर ये प्रेजेंट होंगे और प्राइमरी की रोल नंबर को दी जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टेबल बनेगा स्पोर्ट्स टेबल, जहाँ पे स्पोर्ट्स कोड को हम प्राइमरी की देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट रोल नंबर लेंगे और स्पोर्ट्स नेम लेंगे. थर्ड टेबल हमारे पास आएगा एग्जाम का, जहाँ पे रोल नंबर, एग्जाम डेट, सब्जेक्ट कोड को हम प्राइमरी की देंगे, मैक्सिमम मार्क्स कोड और सेकेंड मार्क्स कोड ये भी प्रेजेंट होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज ए थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म. इट इज इन सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, जैसे सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म था सेम एज इट इज थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी होगा. अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली डेफिनेशन देखेंगे. 3NF a relational schema R is said to be in 3NF if it is in 2NF. अगर हमारे पास सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर ही रिलेशन स्कीमा प्रेजेंट होगा तो वही हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के लिए भी यूज करेंगे. एंड इट if does not contain any transitive functionality dependency, that is every non key attribute is non-transitive dependency. ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी यहाँ पे अगर प्रेजेंट नहीं हुई, फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी की नहीं प्रेजेंट हुई तो फिर हम लोगों को ये थर्ड एनएफ हटाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कंसीडर द रिलेशन आर एस, ठीक है, स्टूडेंट नाम का टेबल था हमारे पास एस, जहाँ पे हम लोगों ने रोल नंबर, कोर्स, प्रोफेसर ये ली थी, वेयर एफ डी आर रोल नंबर, ओके, रोल नंबर डिपेंड अपॉन द प्रोफेसर, कोर्स डिपेंड अपॉन द प्रोफेसर, ये रोल नंबर इज ए प्राइमरी की, तो प्राइमरी की हमारे पास प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन एज अ रोल नंबर एंड कोर्स, कोर्स इज ऑल्सो एज ए प्राइमरी की, ठीक है. तो यहाँ पे अभी देखो नेक्स्ट टेबल के अंदर अब यहाँ पे हमारे पास 3NF के अंदर हम लोग स्प्लिट करेंगे रिलेशनशिप को. फर्स्ट हमारे पास टेबल होगा S1 जहाँ पे रोल नंबर और कोर्स ये दोनों प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट हमारे पास होगा कोर्स एंड प्रोफेसर, अब यहाँ पे कोर्स को मिलेगी प्राइमरी की, यहाँ पे रोल नंबर को मिलेगी प्राइमरी की. नेक्स्ट ही बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म. कंसिडर द रिलेशन इन
3NF has a 2 or more candidate key such that the 2 candidate key were composite and with their low overlap. अब यहाँ पे यह ओवरलैपिंग प्रेजेंट होगा, दैट हैड एटलीस्ट अ वन एट्रीब्यूट इन कॉमन. अब यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट जो होंगे एज अ फॉरेन की बन के जो जाएंगे उसी को बोलेंगे बॉयकॉट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म. द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ 3NF was therefore replaced by a stronger definition which is above case also. Hence the term boycott code normal form is introduced. It is developed by RP boycott and EF code. ये डेवलप किसने किया था उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है. सो यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन उन्होंने बताया है. ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट है इट फोकस ऑन वन की. अब यहाँ पे 3NF के ऊपर यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी की के ऊपर फोकस किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन BCNF के ऊपर यहाँ पे सभी जितनी भी कैंडिडेट की है उनके ऊपर फोकस किया जाता है. नेक्स्ट देखो, in 3NF possibility for high degree of insertion deletion and modification problem due to candidate key, that is redundancy is high. अब यहाँ पे क्या होगा, कैंडिडेट की वजह से डेटा रिपीटेशन होगा, बट अपोजिट साइड पे क्या होगा, देयर आर वेरी मच रिडंडेंसी एज BCNF इज टेकिंग केयर ऑफ यह कैंडिडेट की. ऑफकोर्स कैंडिडेट की का यहाँ पे अच्छे से BCNF ही ध्यान रख रहा है, तो इसलिए डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे वेरी लो है, इसके रिस्क यहाँ पे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट वन देखो, इफ देयर इज अ डिपेंडेंसी X दैट डिपेंड अपॉन Y इट इज अलाउ इन 3NF if either X is stronger key or Y is a parent is a part of a sum key. अब यहाँ पे क्या बोला है, X stronger है इसलिए वो रिप्रेजेंट करेगा ना Y को, ओके, बट यहाँ पे इसका अपोजिट होगा. if there is a dependency of the form X that is Y and X should be a super key or a candidate key. यहाँ पे ये तो दोनों या तो सुपर की होंगे या तो कैंडिडेट की होंगे. फोर्थ पॉइंट, डिपेंडेंसी प्रॉब्लम इज मोर. यस, यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम बढ़ रही है. डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम की वजह से डेटा रिपीटेशन हो रहा है जो डिपेंड हो रहा है एक दूसरे के ऊपर. दैट्स वाई रिडंडेंसी प्रॉब्लम इज मोर, यहाँ पे रिडंडेंसी प्रॉब्लम इज लेस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की प्रेजेंट है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की प्रेजेंट है इनकी वजह से. सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिसे हम 3NF तक सॉल्व करेंगे. सो सी दिस, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल प्रेजेंट है, ओके, और यहाँ पे ये टेबल का नाम जो है ऑर्डर रिपोर्ट है, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वालिटी, क्वांटिटी, ऑर्डर, ऐसे ये टेबल प्रेजेंट है. तो आप सबको दिख रहा है ये टेबल हमारा अननॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर है. सो फर्स्ट हम इसे कन्वर्ट करेंगे 1NF के अंदर. सो 1NF के अंदर हम लोग नो रिपीटिंग ग्रुप्स क्रिएट करेंगे जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ ग्रुप हटा दिया जाएगा. प्लस हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन ईच स्ट्रक्चर का क्रिएट करेंगे. सो सी दिस, हम लोगों ने सबके अंदर डेटा फिल करके रखा है, कोई भी रो विदाउट डेटा नहीं छोड़िए. दैट इज ए फर्स्ट NF. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट NF के अंदर ही देखेंगे कि यहाँ पे एक टेबल के अंदर और कितने टेबल बन रहे हैं, कितने टेबल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. तो आप सबको दिख रहा है यहाँ पे हम लोग ऑर्डर टेबल क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो, ऑर्डर रिकॉर्ड करके किया है और ऑर्डर आइटम करके किया है. यहाँ पे ऑर्डर रिकॉर्ड, ऑर्डर आइटम, ठीक है. सेम टेबल को सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया है, दो टेबल में बांट दिया है. नेक्स्ट टाइम पे हम 2NF देखेंगे, ठीक है. अब 2NF करते टाइम हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास प्राइमरी की कौन कौन सी प्रेजेंट है वो देखेंगे, प्लस हमारे पास नॉन की फील्ड कोई है क्या, तो उसकी डिपेंडेंसी भी चेक करेंगे हम लोग. सो सी दिस, हम लोग क्या करेंगे, वही सेम टेबल जो हमारे पास ये वाले सेम टेबल्स थे, इनको हमने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यही 2 पार्ट में से हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 2NF के अंदर. तो यहाँ पे अभी ये 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद 3 पार्ट में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम पे रिकॉर्ड ऑर्डर, ठीक है. नेक्स्ट टाइम पे ऑर्डर आइटम, ठीक है. ऑर्डर आइटम, आइटम के बाद यहाँ पे है प्रोडक्ट,
तो ये ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया है 2NF के अंदर। नेक्स्ट अभी 3NF के अंदर क्या होगा, हम 3NF के अंदर क्या करेंगे, डुप्लीकेशन डेटा को इलिमिनेट करेंगे और हमारा जो 3NF का टेबल है वो वहाँ पे डिजाइन करेंगे। सो सी दिस, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रिमूव करेंगे 3NF के अंदर, और यहाँ पे हम लोग हमारा टेबल जो है 3NF के अंदर 4 टेबल्स डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आप सबको 4 टेबल डिवाइड हुए हैं। अब जब ये 4 टेबल डिवाइड करेंगे, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की डिस्प्ले होगी। ओके, एज यू कैन सी दिस। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप भी उसकी लिखेंगे कि एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट है और वो कॉलम के अंदर प्राइमरी की किसे दी है और फॉरेन की किसे दी है। तो ये टेबल के अंदर देखो, ऑर्डर रिकॉर्ड के अंदर ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, इनवॉइस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये लिखा सभी, लिखने के बाद प्राइमरी की दी। अब यहाँ पे ये इनवॉइस नंबर ऑलरेडी इनवॉइस टेबल के अंदर प्राइमरी की थी, ये टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की गई है, तो यहाँ पे लिखो फॉरेन की। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए भी सेम, प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो प्राइमरी की प्रोडक्ट नंबर को थी। नेक्स्ट ऑर्डर आइटम के अंदर ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट नंबर, क्वांटिटी, ऑर्डर, तो वो भी लिखी है हमने, ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की। नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे हमने लिखा है इनवॉइस नंबर, लिख रहा है प्राइमरी की, फॉरेन की। आई होप आप लोगों को 5th चैप्टर समझ में आया हो, ठीक है। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, किस वे में उसे हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। थैंक यू सो मच।